तो सभी बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 जिसकी एग्ज़ाम डेट है 25 फरवरी 2025 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है सामान्य ज्ञान तार्किक क्षमता। इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर के हम आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है सामान्य ज्ञान के अंदर आपका मैथ भी आएगा, कंप्यूटर भी आएगा, योजनाएं भी आएंगी, रीजनिंग भी आएगी। तो इन सब को हम इस वाले प्रैक्टिस सेट में कवर करने वाले हैं और सिंपल सी आपको ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप आसानी से मैथमेटिक्स के सवालों को सॉल्व कर सकें, रीजनिंग के सवालों को सॉल्व कर सकें। ये सब आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि जितनी भी वीडियो हम डाल रहे हैं वो सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें। नोटिफिकेशन बेल भी आपको दबा लेना है, ठीक है। और आज हम आपकी 2 क्लास कराएंगे, एक क्लास अभी डाल दे रहे हैं, एक क्लास आपको शाम को 4 बजे जो है हम डालेंगे, ठीक है। इससे ये फ़ायदा रहेगा कि जल्दी जल्दी आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो सकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 55 नंबर का आपका सामान्य ज्ञान का पूरा पोर्शन आने वाला है। देखिए, इसके अलावा आपको बता दें कि आपकी एमपी महिला सुपरवाइजर के सुपर नोट्स उपलब्ध हैं। मात्र 39 रुपये में आप एक सिंगल सब्जेक्ट का नोट्स ले सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि चारों सब्जेक्ट के नोट्स हमको मिल जाएं तो उसके लिए आपको 128 रुपये पे करने रहेंगे। 128 में इन चारों सब्जेक्ट के नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में तुरंत की तुरंत उपलब्ध करा दिए जाएंगे। एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए, ये नोट्स आपको आपके व्हाट्सएप पर मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे, घर पर नहीं भेजे जाएंगे, ठीक है। अभी आज सुबह ही एक जो है दीदी ने क्या है कि स्क्रीनशॉट भेजा कि सर 1499 रुपये उनसे ले लिए गए हैं। अब आपको पता होगा ये 1499 में कौन बुक दे रहा है, लेकिन बुक अभी तक उनके घर पर नहीं पहुंच पाई है और बहुत ज़्यादा वो परेशान है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने ये सिस्टम ही खत्म कर दिया। हम 1499 रुपये आपसे नहीं ले रहे हैं, 1500 रुपये नहीं ले रहे हैं, मात्र 128 रुपये ले रहे हैं। और तुरंत की तुरंत 1 मिनट के अंदर जैसे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे 1 मिनट के अंदर नोट्स आपके पास में पहुंच जाएंगे चारों सब्जेक्ट के, ठीक है। सर नोट्स में क्या क्या मिलने वाला है, तो नोट्स में आपके चारों सब्जेक्ट को हमने कवर किया है डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। पहला है पोषण एवं स्वास्थ्य, इसके बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी आपको हमने दी है। सिलेबस रख के मिला लेना, सिलेबस में जो जो दिया गया है वो हमने अपनी नोट्स में सब कुछ कवर किया है। सामान्य ज्ञान जिसके अंदर हम आपको मैथ का भी नोट्स देंगे, रीजनिंग देंगे, कंप्यूटर भी आपको साथ में देंगे, योजनाएं वगैरह सब कुछ आपको सामान्य ज्ञान के अंदर हम देने वाले हैं। उसके बाद में शिशु देखभाल जिसे हम बाल विकास कहते हैं, कंप्लीट बाल विकास सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने कवर किया है, पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा। और मैनेजमेंट जिसे हम प्रबंधकीय कौशल कहते हैं, इसको भी हमने पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किया है, ठीक है। तो लगभग 21-22 आपको जो है लगभग 21 पीडीएफ आपको मिलने वाली हैं। इन 21 पीडीएफ में आपका पूरा कंप्लीट कोर्स कवर हो जाएगा जो आपको सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप नोट्स मंगवा सकते हैं मात्र 128 रुपये का पेमेंट करके। तुरंत नोट्स मंगवा लीजिए क्योंकि समय आपके पास में ज़्यादा बचा नहीं है, लगभग 30 से 35 दिन का समय बचा है। और नोट्स हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि आप इस 30 से 35 दिन में कंप्लीट नोट्स को 2 से 3 बार कवर कर सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन 6 घंटे भी पढ़ाई करते हैं तो भी आसानी से अपना सिलेबस अभी भी आप कवर कर सकते हैं। बाकी डेली प्रैक्टिस तो हम आपकी यूट्यूब पे करवाते ही रहेंगे, ठीक है। इस तरह से आप नोट्स से सिलेबस कवर कीजिए, डेली यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए, आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आप एग्जाम देने जाएंगे और 660 में से एक सीट अपनी पक्की करके ही आएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नोट्स मंगाने के लिए आपको कुछ खास करना नहीं है, आपको स्कैनर दिख रहा है, इस पर 128 रुपये का पेमेंट कीजिए और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत सेंड कर दीजिए। आपको कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है। 128 का जैसे ही हमारे पास में स्क्रीनशॉट आएगा पेमेंट का, तुरंत की तुरंत हम आपको नोट्स सेंड कर देंगे। नंबर देख लीजिए, व्हाट्सएप नंबर है 7052547003। इसी पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है, तुरंत आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। और ये जो आपका सामान्य ज्ञान की क्लास आने वाली है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं लगभग 25, 26, 27, 28 जो आपका एग्जाम हुआ था 2017 में, उसको हमने यहाँ पर कवर किया है, उनके प्रश्नों को कवर किया है जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, टेलीविजन प्रसारण किस ट्रांसमिशन का उदाहरण है। 26 मार्च 2017 शिफ्ट 2 में यह प्रश्न पूछा गया है। सिंप्लेक्स का उदाहरण है, हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है, फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है या फिर ऑटोमेटिक का उदाहरण है। तो जो टीवी है जिसे हम टेलीविजन कहते हैं, तो टेलीविजन प्रसारण किस ट्रांसमिशन का उदाहरण है। आइए आंसर देखते हैं। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि सिंप्लेक्स जो आपका ट्रांसमिशन है इसका उदाहरण है टेलीविजन जिसे हम टीवी कहते हैं। कैसे, आइए देख लेते हैं।
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिंप्लेक्स जो कम्युनिकेशन है वो क्या होता है। तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन एक संचार चैनल है जो केवल एक ही दिशा में सूचना भेजता है। यानी कि जो आपकी टीवी है, अगर आप उस पर न्यूज़ सुन रहे हैं तो वो केवल आपको अपनी सुनाएगा, आपकी नहीं सुनेगा, ठीक है ना। न्यूज़ पे कोई एंकर है तो वो आपको न्यूज़ सुनाती रहेगी, अब आप उससे बीच में रोक करके ये नहीं कर सकते ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है ना। यानी कि वन वे कम्युनिकेशन है, जो वो सुना रहा है आपको वही सुनना है। तो जो वन वे कम्युनिकेशन होता है उसे हम सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो टेलीविजन प्रसारण, रेडियो प्रसारण, कंप्यूटर से प्रिंट संचार और कीबोर्ड से कंप्यूटर कनेक्शन, ये सब जो है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। कीबोर्ड से कंप्यूटर कनेक्शन का अर्थ है कि ये कीबोर्ड है, आप इस पर टाइप करेंगे तो कंप्यूटर जो है उसकी जानकारी ग्रहण करेगा। कंप्यूटर आपसे नहीं पूछेगा कि नहीं भैया ये वाला मत दबा देना, अब की बार दबाया तो पीट दूंगा, नहीं कह पाएगा कंप्यूटर, है ना। तो जो भी आप जानकारी उसको देंगे वो जानकारी ग्रहण करता रहेगा। इसको वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं और इसी को हम सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन बनी थी? 26 मार्च 2017 शिफ्ट 2 में यह पूछा गया है और डबल स्टार मार्क कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में 101% देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए, जयंती पटनायक, मोहिनी गिरी, विभा पार्थसारथी या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक थी। आइए इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, भारत में पहली राष्ट्रीय महिला आयोग कब बना था? जनवरी 1992 में स्थापित किया गया था। डेट भी आपको याद रखना, ठीक है। इस उद्घाटन जो आयोग था, इसकी अध्यक्ष कौन बनी थी? तो श्रीमती जयंती पटनायक इस उद्घाटन आयोग की पहली जो है कौन बनी थी? अध्यक्ष ये बनी थी, महिला आयोग की पहली अध्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वर्तमान की बात करें तो सुश्री रेखा शर्मा जो हैं वो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष हैं, यह भी आपको याद रखना है। चलिए, ये आपका देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया, सिंपल तरीके से आपको हम कराने वाले हैं। 26 मार्च 2017 शिफ्ट 2 में यह पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्या पूछ रहा है, ए 25 घंटे में 750 प्रश्न लिख सकता है। यानी कोई व्यक्ति ए है, 750 प्रश्न वो टाइप कर सकता है कितने घंटे में? 25 घंटे में। ए और बी मिलकर के 27 घंटे में 1350 प्रश्न लिख सकते हैं। तो बी को 420 प्रश्न लिखने में कितना टाइम लगेगा? आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे, जो ए भाई हैं ये क्या कर रहे हैं? 750 पेज लिख रहे हैं 25 घंटे में, ठीक है। अब हम इनका ये निकालेंगे कि ये एक घंटे में कितना लिखते हैं। तो हमने इसको डिवाइड किया, तो 25 से 75 कितनी बार कटेगा? 3 बार, ठीक है। तो ए का जो वैल्यू आ गई वो ए की वैल्यू आ गई 30, ठीक है भैया। ए की वैल्यू 30 आ गई, दिमाग में रखना। और ए प्लस बी मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं, कितना टाइम में कर रहे हैं? जो ए और बी हैं वो मिलकर के 1350, 1350 पेज को टाइप कर रहे हैं। समय ले रहे हैं 27 का, ठीक है। अब 27 से इसको डिवाइड कीजिए 1350 को। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 50, ठीक है। दोनों मिलकर के 50 दिन में करते हैं। ए अकेला 30 दिन में करता है। तो आप खुद बताइए कि बी अकेला कितने दिन में करेगा? बताइए, अगर दोनों मिलकर 50 में कर रहे हैं, ए अकेला 30 में कर रहा है, तो बी कितने में करेगा? 50 में से 30 को माइनस कर दीजिए, बी करेगा 20 मिनट में, ठीक है ना। तो हमको पता चल गया भैया ए कर रहा है 30 मिनट में और बी कर रहा है 20 मिनट में। और पूछ क्या रहा है कि ये जो बी है ये 420 पृष्ठ को टाइप करने में कितना टाइम लगाएगा। अभी हमने निकाला है कि बी जो है, बी भैया 20 जो है मतलब 20 घंटे में टाइप करते हैं। तो 420 पृष्ठ हैं, ठीक है। बी भैया से टाइप करवाना है, ठीक है। कितने घंटे में टाइप करेंगे? 0 से 0 उड़ाइए, 42 में जब 2 का आप डिवाइड करेंगे तो 21 घंटे निकल करके आ जाएगा। यानी कि 21 घंटे में ये बी भैया जो हैं इन प्रश्नों को टाइप कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया या नहीं? अगर नहीं समझ में आया फिर से समझा देते हैं अलग से पेज लेकर के। देखिए, इन्होंने कहा कि ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है। देखिए 750 प्रश्न हैं जिसको वो 25 घंटे में, शायद बता रहे हैं ना, 25 घंटे में उड़ा देता है। तो 750 में हमने क्या किया, 25 का डिवाइड दिया तो ए की वैल्यू निकल करके आ गई 30। और कह रहा है कि ए और बी दोनों मिल करके 1350 पेजों को, ठीक है, 30 घंटे में, शायद 30 घंटे ही कितना है, देखिए 27 घंटे में, ठीक है। तो जो 1350 पेज हैं इनको 27 घंटे में टाइप कर लेते हैं। तो ए प्लस बी दोनों की वैल्यू निकाली तो 50 आ गई। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर के 50 घंटे में करते हैं। ए अकेला 30 घंटे में करता है। तो बी कितने में करेगा? 50 में से 30 माइनस कर दीजिए, बी की वैल्यू निकल करके आ गई 20, ठीक है। बी की वैल्यू 20 निकल करके आ गई। अब इन्होंने कहा कि बी को 420 पृष्ठ टाइप करने में कितना टाइम लगेगा। तो बी करता कितना है? 20 के हिसाब से काम करता है। 420 पृष्ठ है, 20 घंटे टाइम है। 0 से 0 उड़ाइए, 2 से 42 उड़ाइए, 21 घंटे सही आंसर आ जाएगा। 2 से जब 42 को काटेंगे तो 21 बार कटेगा, ठीक है। मैथ में थोड़ा टाइम लेते हैं क्योंकि मैथ लोगों को कम समझ में आता है, ठीक है। तो मैथ में थोड़ा सा हम टाइम लेकर के आपको बताते हैं। उम्मीद कर रहे हैं सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय रूर्बन मिशन में केंद्रीय स्तर पर अधिकार प्राप्त समिति के प्रभारी कौन होंगे? यानी जो राष्ट्रीय रूर्बन मिशन है, सेंट्रल लेवल पर इसके अधिकारी कौन होते हैं, प्रभारी अधिकारी कौन होते हैं? 28 मार्च को पूछा गया है प्रश्न। आइए देख लेते हैं। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय होते हैं, सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय, या फिर कोई नहीं। चलिए आंसर देखिए, प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। यानी कि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव होते हैं वो राष्ट्रीय रूर्बन मिशन के सेंट्रल लेवल पर, केंद्रीय स्तर पर अधिकार समिति के प्रभारी होते हैं। मुख्य होते हैं कौन? सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय। देखिए, तो राष्ट्रीय रूर्बन मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर अधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा की जाएगी। ठीक है, अब ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिस पर लोग गौर नहीं करते हैं, लेकिन यही वो प्रश्न है जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। जो नॉर्मल प्रश्न है, जैसे कि महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी, सबको पता है, जयंती पटनायक थी, ठीक है ना। लेकिन ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो हर किसी को नहीं पता होते हैं। तो ऐसे ही प्रश्न हम आपके लिए चुन चुन करके ले आएंगे, जिससे कि आपका सिलेक्शन तय हो सके। सिलेक्शन मुख्य अपना उद्देश्य रहेगा। ठीक है, और चीज़ें समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आपके कमेंट हमारे लिए पेट्रोल का काम करते हैं, जिससे कि हमको और एनर्जी मिलती है और हम और नए नए तरीक़ों से आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। और सबके पास में आपको इस वीडियो को शेयर भी कर देना है, जिससे भी चाहते हैं, जिसका भी सिलेक्शन आप करवाना चाहते हैं। देखिए, प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मानिए इसको। 29 मार्च 2017 शिफ्ट 2 में पूछा गया है महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए है एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड। बताइए क्या आंसर होगा? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, चलिए देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। तो विटामिन का अर्थ क्या होता है? विटामिन का अर्थ है जीवन के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, ये विटामिन का अर्थ होता है। विटामिन एक कार्बनिक और गैर प्रोटीन पदार्थ होता है। विटामिन में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन सी जो विटामिन सी है, ये पहली बार कृत्रिम रूप से संश्लेषित विटामिन है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि कृत्रिम रूप से संश्लेषित पहला विटामिन कौन है, तो आप आंसर लगाएंगे विटामिन सी। ठीक है, तो विटामिन सी के बारे में इतनी सारी जानकारी आपको हमने दे दी। अब विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। यह रीजनिंग का प्रश्न है और इसके बारे में आपको हम ट्रिक पहले ही बता चुके हैं। अगर आप इसमें फंसेंगे तो फिर फंस करके रह जाएंगे, लेकिन कैसे करना है इसको आइए देखते हैं। यदि किताब को छड़ी कहते हैं, छड़ी को निब कहते हैं। निब का मतलब जानते हैं, जैसे ये पेन है, ठीक है, पेन में क्या डाला जाता है जिससे हम लिखते हैं, तो जो नीचे लगी रहती है उसको हम निब कहते हैं। ठीक है, तो यदि किताब को छड़ी कहें, छड़ी को निब कहते हैं, निब को हम सुई कहते हैं, सुई को रस्सी कहते हैं, रस्सी को धागा कहते हैं। तो पेन से लिखने के लिए उसमें क्या डाला जाएगा? अब आपको पता होना चाहिए, पेन से लिखने के लिए उसमें निब डालते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? निब को ये जो कह रहे होंगे वही आपका आंसर होगा। अब आपको ये ढूंढना है कि निब को ये क्या कह रहे हैं। पूरा मत पढ़िए, नहीं तो फंस जाएंगे। आप केवल इतना ढूंढिए कि निब को क्या कहते हैं। निब को सुई कहते हैं। ठीक है, इन्होंने बता रखा है निब को सुई कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? सुई बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगर आपसे फंसते तो फंस के रह जाते, अच्छा निब को सुई कहते हैं, सुई को रस्सी कहते हैं, तब तो फिर इसका आंसर रस्सी होना चाहिए। तो फंसना नहीं है बिल्कुल भी, आपको केवल एक पॉइंट देखना है कि ये पूछ क्या रहा है। पेन से लिखने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? हम जानते हैं पेन से लिखने के लिए उसमें निब डाला जाता है, और फिर निब को कह क्या रहा है? निब को सुई कह रहा है, तो सुई अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी शॉर्टकट की जो होगी वो प्रिंट प्रीव्यू के लिए इस्तेमाल की जाती है? कंप्यूटर का प्रश्न है, 26 मार्च को पूछा गया है कि कौन सी शॉर्टकट की है जो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए यूज में लाई जाती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, कंट्रोल प्लस एल, आल्ट प्लस एल, या फिर कंट्रोल प्लस पी। बताइए प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? आइए आंसर देखें, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। कंट्रोल दबा करके पी आप दबाएंगे तो प्रिंट प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। हालांकि ये जो आपकी मेन कुछ पॉइंट हैं, इनके ऊपर अलग से हम पीडीएफ बनाएंगे। जैसे कि आपका ये हो गया, ये जो शॉर्टकट की हो गई, शॉर्टकट की अलग से हम पीडीएफ बना करके एग्जाम टाइम पर ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल है ये केवल उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने 128 रुपये की हमारी नोट्स परचेज की होंगी। ये स्पेशल मटेरियल जो बीच बीच में हम पीडीएफ बनाएंगे, जैसे कि एक्ट की पीडीएफ अलग से बनाएंगे, पंचवर्षीय
योजना की जो शॉर्ट पीडीएफ है वो अलग से बनाएंगे। हालांकि पंचवर्षीय योजना हमने अपने पूरा डिटेल में कवर करा रखा उसमें पीडीएफ में, लेकिन कुछ स्पेशल पीडीएफ हम प्रोवाइड कराएंगे बीच बीच में। तो जिन लोगों ने 128 का ये नोट्स ले रखे होंगे उनके लिए ये स्पेशल पीडीएफ दी जाएंगी, ठीक है। तो अगर अभी आपने नहीं लिया है तो तुरंत इस नोट्स को परचेज कर लीजिए। कैसे करना है, कोई ऐप वगैरह डाउनलोड नहीं करना है, कैसे करना है, व्हाट्सएप के थ्रू तुरंत करना है, हमने आपको बता रखा है, ठीक है। चलिए देखिए, तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की Ctrl+P होती है, ठीक है। तो वह डॉक्यूमेंट खोलें जिसके, अब करेंगे कैसे, प्रिंट प्रीव्यू कैसे देखेंगे वो बता रहा है। सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट खोलें जिसका आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट खोल लिया। अब डॉक्यूमेंट खोलने के बाद में कंट्रोल की आपको दबाना है और पी को प्रेस करना है, तो आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा अपने आप। तो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की Ctrl+P होती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के कितने विभाग हैं, कितने पार्ट में बटा हुआ है ग्रामीण विकास मंत्रालय? 2, 3, 4 या फिर 6? 27 मार्च को पूछा गया प्रश्न है। आइए आंसर देखें। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि 2 भागों में बटा हुआ है ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन कौन से हैं, कब बना था, आइए देख लेते हैं। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के 2 उप विभाग हैं। पहला है ग्रामीण विकास विभाग और दूसरा है भूमि संसाधन विभाग। ये 2 विभाग होते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के। देखिए, अक्टूबर 1974 में खाद्य और कृषि मंत्रालय के एक हिस्से के रूप में ग्रामीण विकास विभाग बना था। कब बना था? अक्टूबर 1974 में यह बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये आपका आ गया रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या कह रहा है, हरिहर दक्षिण के सम्मुख करके चलना शुरू करता है। 30 मीटर चलने के बाद में दाएं मुड़ता है, 25 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है। तो बताइए कि फिर से बाएं मुड़ जाता है, तो अब वह किस दिशा में चल रहा है? अब इसको आपको करना है बहुत शॉर्ट वे में। आपको ये देखना है, सबसे पहले क्वेश्चन के लास्ट में जाइए, वो पूछ क्या रहा है। वो यह पूछ रहा है कि वह किस दिशा में चल रहा है, यानी उसका मुंह किस दिशा में है। यानी कि वो दूरी तो पूछ नहीं रहा है आपसे। तो आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो दूरी से आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। 10 मीटर जा रहा है, 5 मीटर जा रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। केवल और केवल वो किस दिशा में मुड़ रहा है, इस पर हम काम करेंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इतना चला 10 मीटर लिखेंगे, इतना चला 20 मीटर लिखेंगे। भाई जब आपसे क्वेश्चन में दूरी पूछ ही नहीं रहा है तो दूरी लिखने की क्या ज़रूरत है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, अब ऑप्शन से तो कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन ही सीधे सॉल्व करते हैं। देखिए, थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा ना, जिससे कि क्वेश्चन हमको पूरा का पूरा दिखाई पड़े। देखिए क्या कह रहा है, हरिहर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके शुरू करता है। सबसे पहले वो दक्षिण की ओर ऐसे मुंह करता है और चलना शुरू कर देता है, ठीक है। शुरू करता है भैया, ठीक है। 30 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है। हमको दूरी से मतलब नहीं है, क्या कह रहे हैं, दाएं मुड़ता है। तो उसका दायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, ठीक है। दाएं मुड़ गया, ठीक है भैया। और दाएं मुड़ता है, 25 मीटर चलता है। अब कितना चलना हमें नहीं मतलब है। पुनः बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा तो ये देखिए ऐसे लगा लीजिए, बाएं मुड़ेगा तो बाएं हाथ किधर है, इधर है, तो इधर हो जाएगा, ठीक है। बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलने के बाद फिर से वह बाएं मुड़ता है। फिर से बाएं मुड़ाइए तो बाएं किधर, इस साइड मुड़ जाएगा, ठीक है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, आप खुद अंदाजा लगाइए कि वह किस दिशा में उसका मुंह है। तो यहीं से आपको चारों दिशाएं बना लेनी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, अभी वो वर्तमान में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है, यानी पूरब दिशा की ओर वह चल रहा है, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया बताइए, फिर से एक बार समझा देते हैं, ठीक है। क्योंकि मैथ रीजनिंग थोड़ा सा कठिन होता है समझने के लिए, है ना। अभी तक जैसे कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो परेशानी होती है। चलिए देखिए फिर से सॉल्व करते हैं। देखिए, हरिहर दक्षिणी दिशा की ओर मुंह करके चलना शुरू करता है। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये क्या होता है। ये आपकी दक्षिण होती है, ये आपकी उत्तर होती है, ये आपकी पूरब होती है, ये आपकी पश्चिम होती है। वो ये कह रहा है कि दक्षिण की ओर मुंह करके वो चल रहा है, हमने चला दिया दक्षिण की ओर मुंह करके, ठीक है भैया। चल गया, शुरू करता है, 30 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है। कितना मीटर चल रहा है हमको मतलब नहीं है। दाएं मुड़ेगा तो ये दाएं की ओर मुड़ गया, ठीक है, ठीक है भैया। दाएं मुड़ गया, चलता रहा। उसके बाद में वो क्या करता है, 30 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, ठीक है। 25 मीटर चल गया, हमें नहीं मतलब है। अब वो क्या कह रहा है, पूरा पुनः वो बाएं मुड़ता है। एरो बनाइए, बाएं मुड़ा दीजिए, ठीक है भैया। बाएं मुड़ गया, बाएं चलता रहा। 10 मीटर चलने के बाद वो फिर से बाएं मुड़ रहा है, यानी कि फिर से लेफ्ट टर्न ले रहा है। तो फिर से वो लेफ्ट टर्न ले लिया। अब लास्ट में पूछना है कि वो किस दिशा की ओर चल रहा है, किस दिशा में उसका मुंह है। तो खुद देख लीजिए, पूरब दिशा की ओर वह चल रहा है, पूरब दिशा में उसका मुंह है, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 29 मार्च को यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलिए, अब भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपको समझ में आ रहा हो, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना किसके अंतर्गत आती है, कौन से विभाग के अंतर्गत आती है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। ये 26 मार्च को पूछा गया है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अंदर, या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर, जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंदर, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंदर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना आती है। चलिए देख लेते हैं इसको, कब शुरू हुई थी, क्या कैसे काम करती है। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, यह योजना मार्च 2010 में प्रायोगिक आधार पर 50% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले 1000 गांवों को एकीकृत विकास के लिए इसको शुरू किया गया था। कुल मिलाकर के मार्च 2010 में यह शुरू हुई, 1000 गांवों के लिए शुरू हुई, प्रायोगिक आधार पर 50% से अधिक अनुसूचित जाति के लिए यह शुरू हुई थी। यही मेन चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये भी आपका रीजनिंग का प्रश्न आ गया है। अब ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं। देखिए 26 मार्च को पूछा गया प्रश्न है। क्या कह रहा है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है वह मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती पुत्री है, वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। फिर से पेज को थोड़ा छोटा करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, एक तस्वीर में एक महिला, यानी कि जो तस्वीर है वो एक महिला की है, ठीक है भैया। एक व्यक्ति कहता है, तो पहले हम उस व्यक्ति को बनाएंगे कि मान लीजिए यह वह व्यक्ति है, तो इसको भी बना दीजिए। यह वह व्यक्ति है, कहता है कि वह मेरे इकलौते पुत्र, यानी कि इसका एक पुत्र है, ठीक है भैया। ये हमने पुत्र बना दिया, इसको सन लिख दीजिए। ये इसका इकलौता है और दूसरा नहीं है, ठीक है। वह मेरे इकलौते पुत्र की सास, अब इस पुत्र की सास कौन होगी, जो इस पुत्र के पत्नी की माता होगी, ठीक है। तो ये पुत्र के पत्नी की माता हो गई, ये पत्नी हो गई और ये इसकी माता हो गई। अब ये कह रहा है मेरे इकलौते पुत्र की सास, तो इकलौते पुत्र की सास कौन ये है, ठीक है भैया। इकलौते पुत्र की सास की इकलौती पुत्री है, यानी कि ये जो जिसकी फोटो है वो मेरे पुत्र के सास की इकलौती पुत्री है। तो इकलौती पुत्री कौन होगी, जो इसकी पत्नी होगी, ठीक है ना। तो जो इसकी पत्नी है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि वो जो फोटो टंगी है वो इसके लड़के की पत्नी की फोटो टंगी है। कह रहा है वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो इसके लड़के की पत्नी है ये इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित होगी, तो वह इस व्यक्ति की बहू होगी। समझ सकते हैं ना, अगर कोई आपके लड़के की पत्नी है तो आपकी क्या होगी, वो आपकी बहू होगी। यही इससे पूछा है कि इस व्यक्ति का एक इकलौता लड़का है और ये जो फोटो है वो इस लड़के के सास की इकलौती पुत्री की फोटो है, यानी कि इसकी पत्नी की फोटो है। इसकी पत्नी इस व्यक्ति की क्या लगेगी, बहू लगेगी। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहू हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझाएं, यह हो गया, फिर बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी ना, एक वीडियो और बनाना है अभी हमको। चलिए समझ में आ गया होगा, रीजनिंग वगैरह समझ में आ जाती। थोड़ा मैथ में दिक्कत होता है, जितनी भी हमारी बहनें हैं मैथ में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए मैथ के प्रश्नों को 2 बार हम कराते हैं, ठीक है। देखिए एक्सेल में, एमएस एक्सेल जो होता है कंप्यूटर का प्रश्न है, एमएस एक्सेल में सेलों को मर्ज करने के लिए कौन सा टैब उपयोग करते हैं, यानी कि 2 सेलों को एक में मर्ज करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है। 25 मार्च को पूछा गया प्रश्न है। मर्ज टैब का, नंबर टैब का, स्टाइल टैब का, या फिर होम टैब का, किस की का यूज करते हैं 2 सेलों को आपस में मर्ज करने के लिए। आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि होम टैब का यूज किया जाता है एमएस एक्सेल में 2 सेलों को मर्ज करने के लिए। अब कैसे होता है आइए देख लेते हैं। तो एमएस एक्सेल में सेलों को मर्ज करने से 2 या 2 से अधिक जो सेल होते हैं उनको आपस में मर्ज करने से एक सेल में वो जुड़ जाते हैं, यानी कि 2 सेल मिलकर के एक सेल बन जाते हैं, ठीक है। तो मर्ज कैसे करेंगे, तो मर्ज और सेंटर बटन अलाइनमेंट समूह में होम टैब पर आते हैं, यानी कि जो होम टैब होता है होम टैब के अंदर ही ये मर्ज और सेंटर बटन आते हैं। तो होम टैब आपको जो है प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि ये मर्ज और सेंटर दोनों बटन आ जाएं और 2 जो आपके सेल हैं उनको आपस में मर्ज कर सकें। तो होम टैब इसका सही आंसर होगा। चलिए एक्ट वाला प्रश्न आ गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 एक्ट वाला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में कौन सा विकल्प सही है, यानी जो घरेलू हिंसा अधिनियम बना है 2005 वाला, इनमें से कौन सा विकल्प सही है, यानी कि एक विकल्प इसमें से सही है, वो कौन सा है। 26 मार्च को पूछा है। इस अधिनियम में मानसिक एवं शारीरिक हानि दोनों शामिल है। इस अधिनियम में बालक का अर्थ 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति है, या फिर इसमें कोई भी गोद लिया गया या फिर सौतेला या फिर पालक बच्चा भी शामिल है। कौन से ऑप्शन आपके सही होंगे।
और या फिर उपरोक्त सभी, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो घरेलू हिंसा एक्ट बना है महिला संरक्षण वाला, उसमें यह कहा गया है इस अधिनियम में मानसिक और शारीरिक दोनों हानि को, अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को चाहे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है, इसका वर्णन भी इस एक्ट में दिया गया, यानी इस एक्ट के तहत वह दोषी होगा। इस अधिनियम में बालक का अर्थ 18 वर्ष से कम उम्र का है। 18 वर्ष से कम एज होगी तो ही हम उसको बालक मानेंगे, 18 से अधिक होगी तो बालक के अंदर नहीं आएगा। और बालक कौन कौन होगा, तो गोद लिया गया बच्चा, सौतेला बच्चा या फिर पालक बच्चा जिसे आप पाल रहे हैं, वो सभी लोग बालक के अंदर काउंट होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आइए देख लेते हैं। देखिए, तो घरेलू हिंसा से महिला का संरक्षण एक्ट 2005 मोटे तौर पर घरेलू हिंसा को परिभाषित करता है और क्या क्या परिभाषा देता है हमने आपको बता दिया। इस एक्ट में 2014 में संशोधन किया गया, संशोधन डेट याद रखना, 2014 में संशोधन किया गया था, जिसमें बालक की उम्र 15 वर्ष से बढ़ा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। पहले 15 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको ही बालक माना जाता था। 2014 को जो संशोधन किया गया उसमें यह डेट 18 कर दी गई। जब पेपर को कठिन बनाएंगे तो यही प्रश्न बनेंगे कि बताइए ये 2014 में जो संशोधन किया था, बालक की उम्र कितनी कर दी गई थी, पहले कितनी थी, तो पहले 15 थी, अब 18 कर दी गई है। ठीक है, तो सक्सेस जंक्शन के साथ आप लगातार तैयारी करते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें जो पिन पॉइंट हैं, जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, वो आपको यहाँ पर पता चलने वाले। ठीक है, और ये पीडीएफ में हमने ये सारे एक्ट वगैरह को कवर किया है। फिलहाल एक पीडीएफ और बनाएंगे जिसमें हम एक्ट को और डिटेल में कवर करेंगे, और यह पीडीएफ केवल उन लोगों को मिलेगी जिन लोगों ने 128 वाली पेमेंट करके जो पेड पीडीएफ है उसको लिया होगा। ठीक है, जैसे आप कहेंगे सर हमें पीडीएफ दे दीजिए जो नई आपने बनाई है, हम आपसे कहेंगे कि आप हमें पुराना स्क्रीनशॉट भेजिए जो आपने परचेज किया था। तो जब आप स्क्रीनशॉट 128 का भेजेंगे तो तुरंत हम वो पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे। हर किसी के लिए पीडीएफ नहीं रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 5,000 रुपये के मूलधन पर 10% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी कि सीआई आपसे पूछा है। अभी तक आपने जो चक्रवृद्धि ब्याज निकाले होंगे वो कौन से सूत्र से निकाले होंगे, वो आपने इससे निकाले होंगे। देखिए इस तरह से आपका सीआई का सूत्र होता है कि यहाँ पर पी होता है 1 + R/100 उसकी पावर n। इससे निकालने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। एक सिंपल तरीका बता रहे हैं कैसे आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, और सभी बहनों को समझ में आ जाए तो एक बार लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगी। देखिए क्या कह रहा है, 500 रुपये हैं। ठीक है, और मूलधन पर 10% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहा है। पहले इस 10% को तोड़िए। 10% का अर्थ क्या होता है, 10% का अर्थ है 1/10। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि जो ब्याज है 2 वर्ष के लिए है, तो 2 वर्ष में अपन को क्या करना है, यहाँ पर लिखना है 10, इसमें 1 जोड़ना है। 10 में 1 जोड़ा कितना हुआ, 11 हो गया। इसको यहाँ लिख दीजिए। 2 वर्ष की बात की जा रही तो 2 बार लिख दीजिए, 10, 10 से 11। ठीक है, ये आपका मूलधन हो जाएगा, यानी कि ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अमाउंट हो जाएगा जिसे हम मिश्रधन कहते हैं। इनका जो डिफरेंस होगा वो आपका ब्याज हो जाएगा जो हमसे पूछा गया है। देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल निकालिए। 10 में 10 का गुणा करिए, कितना हो गया, 100। प्रिंसिपल की वैल्यू 100 आ गई, अमाउंट की वैल्यू 11 में 121 आ गई। ठीक है, अभी इतना सॉल्व कीजिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। प्रिंसिपल हमारा 100 है, ब्याज हमारा मतलब कि अमाउंट हमारा 121 है। बताइए ब्याज कितना होगा, 100 में से 121 को घटाएंगे, ब्याज होगा कितना, 21 रुपये। तो ये हमने निकाल लिया कि ब्याज हमारा 21 रुपये निकल के आ रहा है। अगर हम इस ब्याज के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, इसको अलग लिख लीजिए, 21 रुपये हमारा ब्याज निकल के आ गया। ठीक है, अब हमने क्या निकाला था, मूलधन हमारा कितना निकला था, 100। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन मूलधन 100 नहीं है, मूलधन तो 5,000 है। तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई, 5,000 हो गई। ठीक है, 100 की वैल्यू 5,000 हो गई। अब हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 100 की वैल्यू 5,000 है, 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस 5,000 में इस 100 का डिवाइड दे देंगे। डिवाइड दे दिया, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, कितना बचा, 50। यानी 1 की वैल्यू 50 आ गई। हमसे क्या पूछा था, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमने चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकाला था, डिफरेंस का 21 निकाला था। तो इस 21 में इस 50 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि 1 की वैल्यू 50 है तो 21 की वैल्यू कितनी होगी, गुणा कर दीजिए, 5 × 5, 5 दूनी 10, यानी 1050 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर से समझा देते हैं, जानते हैं पहली बार नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझाते हैं। देखिए 10% को तोड़ लीजिए 1/10 में। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए प्रिंसिपल, यहाँ लिख लीजिए अमाउंट। ठीक है, ये प्रिंसिपल आपका कितना है, 10। ठीक है, लिख लिया। 10 में 1 हम जोड़ेंगे तो अमाउंट बन जाएगा, तो 10 में 1 जोड़ा कितना हुआ, 11, लिख लिया। 2 वर्ष की बात की जा रही है, 2 बार लिख लो, ओके, लिख लिया। अब निकालिए प्रिंसिपल, टोटल प्रिंसिपल निकालिए। 10 में 10 का गुणा किया, टोटल प्रिंसिपल आ गया 100। 11 में 11 का गुणा किया, टोटल मिश्रधन आ गया 121। ठीक है, ब्याज क्या होता है,
जब आप प्रिंसिपल में से अमाउंट घटा देते हैं, यानी कि मूलधन में से जब आप मिश्रधन घटा देते हैं तो ब्याज निकल करके आता है। तो 100 में से 21 को घटाइए, ब्याज निकल के आ गया 21 रुपये, ठीक है, या फिर 21 यूनिट। अब इस 100 की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है? सवाल में 100 की वैल्यू 5000 दी गई है। तो पहले 100 की वैल्यू 5000 है तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 5000 में हम 100 का डिवाइड देंगे, ठीक है। 100 का डिवाइड दिया, 2 जीरो कट गए, यानी 1 की वैल्यू निकल करके आ गई कितनी? 50। 1 की वैल्यू 50 आ गई। हमको निकालनी है 21 की वैल्यू, तो 21 में 50 का जब गुणा करेंगे तो 1050 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ट्रिक पसंद आ गई हो तो लाइक जरूर कर देना, सभी बहनों से निवेदन है, ठीक है। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा। देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न यानी निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोप अधिनियम 2013 से संबंधित विकल्प सही है? यानी कि कौन सा विकल्प इसमें सही है? ये एक्ट का अलग से हम बनाएंगे पीडीएफ, परेशान आप लोग मत होइए। जिन लोगों ने परचेज कर लिया है उनको ये पीडीएफ फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो कौन सा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, ये एक एक्ट बनाया गया है कि कार्यस्थल पर अगर किसी भी महिला का लैंगिक या फिर यौन उत्पीड़न किया जाता है तो इस एक्ट को 2013 में बनाया गया था। इस एक्ट के अनुसार उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। तो वही पूछ रहे हैं, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए, प्रत्येक राज्य सरकार को एक स्थानीय शिकायत समिति का गठन करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन बी कह रहा है स्थानीय शिकायत समिति में कुल 5 सदस्य शामिल होते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कार्यस्थल में आवास गृह या फिर घर शामिल नहीं है। ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर की बात करें, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपसे पूछा गया था कौन सा विकल्प सही है। तो जो ये आपका समिति बनेगी, इस समिति में कुल 5 सदस्य होंगे, ठीक है। तो प्रत्येक राज्य सरकार को ये बिल्कुल भी मतलब कि फोर्स नहीं किया जाएगा कि हाँ आपको ये समिति बनाना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। आपके यहाँ अपराध नहीं हो रहे तो मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, स्थानीय शिकायत समिति में कुल 5 सदस्य होंगे, ये आपको बात ध्यान में रखना है। बाकी कार्यस्थल में आवास गृह या घर शामिल नहीं है, बिल्कुल शामिल है। चाहे वो आपके घर पर लैंगिक उत्पीड़न किया जा रहा हो, या फिर आपके आवास पर लैंगिक उत्पीड़न किया जा रहा हो, या फिर किसी ऑफिस में लैंगिक उत्पीड़न किया जा रहा हो, इन सब को जो है इस एक्ट के अंदर कवर किया गया है। और ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कौन सी धारा है, कौन सी उपधारा है, ये भी आपको बता देते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए इसके बारे में, तो स्थानीय शिकायत समिति निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी, ये एक्ट की धारा 7(1) में बताया गया है। इसमें कौन कौन होंगे देख लीजिए। एक सामाजिक कार्य क्षेत्र से संबंधित प्रतिष्ठित महिला अध्यक्ष के रूप में काम करेगी, यानी जो अध्यक्ष होगा वो सामाजिक कार्य क्षेत्र से संबंधित एक प्रतिष्ठित महिला होगी, ये अध्यक्ष हो गई, एक सदस्य हो गया, ठीक है। एक सदस्य जिसे जिले के ब्लॉक, तालुका, तहसील, नगर पालिका में कार्यरत महिलाओं में से, यानी कि एक सदस्य ऐसा होगा जो उस जिले की ब्लॉक में, तालुका या फिर तहसील में, नगर पालिका में कार्य कर रहा होगा, 2 हो गए, ठीक है। 2 सदस्य गैर सरकारी संगठनों यानी कि या तो एनजीओ से होंगे, महिलाओं के हित के लिए यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से परिचित व्यक्ति होंगे, यानी कि 2 ऐसे सदस्य होंगे जो जिनको इस बारे में जानकारी होगी कि यौन उत्पीड़न कौन, क्या है, क्यों होता है, कैसे क्या होता है, सारी जानकारी होगी। तो 2 ऐसे सदस्यों को शामिल किया जाएगा। और जो एक सदस्य होगा, जो पदेन सदस्य होगा, जिसको नियुक्त किया जाएगा, वह सामाजिक कल्याण एवं महिला बाल विकास से संबंधित एक अधिकारी होगा, एक सरकारी अधिकारी भी इसमें रहेगा, ठीक है। इस तरह से 5 सदस्यों से मिलकर के इस समिति का गठन किया जाएगा। इतना डिटेल में आपको कोई भी नहीं बताने वाला है, ठीक है ना। इतना डिटेल में हमने आपको बता दिया है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास में, सबको बता दीजिए कि बढ़िया क्लास आपकी महिला परीक्षक की फ्री ऑफ कॉस्ट आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर चल रही है। ये व्हाट्सएप नंबर है 7052547003, इस पर आपको मैसेज कर देना है, तुरंत आपको नोट सेंड कर दिए जाएंगे। हम तो आपसे बस इतना कहेंगे, ऊपर वाला जो आपको जो बारकोड दिया है उस पर पेमेंट कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर भेज दीजिए। ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं, ना तो हमें टाइम है, ना आपको टाइम है, ना टीम को टाइम रहता है ज़्यादा बात करने का। आप सीधे स्क्रीनशॉट भेजिए, अपना नोट्स लीजिए, 2 स्टेप में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर मान लीजिए आप यहाँ से मतलब स्क्रीनशॉट से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो बस आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, सर हमें स्कैनर भेज दीजिए या फिर QR कोड भेज दीजिए, हमें पेमेंट करना है, नोट्स लेना है। आपको तुरंत QR भेज देंगे, उस पर पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए और नोट्स लीजिए, बात खत्म, ठीक है। चलिए नीचे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव की लिंक दी गई है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको कुछ जो है स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जैसे राकेश यादव सर के क्लास नोट्स मिल जाएंगे, नीतू मैम की बुक मिल जाएगी, ठीक है। साइंस, सोशल साइंस की NCERT के नोट्स मिल जाएंगे आपको। ये सब वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर के आप उसको भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 4:30 बजे के समथिंग वीडियो अपलोड हो जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।